तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओशिनोको यानी कि माई स्टार का एपिसोड नंबर 9। तो बिना किसी देर के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मियाको के सामने एक्वा और मैमचे होते हैं। मियाको बोलती है कि तुम एक काफी ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर हो, यहाँ तक कि एक इन्फ्लुएंसर भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा कोई एक आइडल बनने में इंटरेस्टेड होगा। फिर वो बताने लग जाती है कि मैमचो के यूट्यूब में 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड यहाँ तक कि टिकटॉक में 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स। देखने से लगता है कि तुम्हारा काफी ज्यादा बढ़िया फैन बेस है। फिर वो पूछती है कि आखिर तुम किस एजेंसी से हो। जो उनके मैमचो बताती है कि वो करंटली एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीमर्स है, बट लेकिन कभी कभी मदद के लिए वो फार्म एजेंसी से मदद ले लेती है। उनके साथ उसका कुछ खास रिलेशन तो नहीं है, वो लोग बस एक बिजनेस पार्टनर की तरह है। उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो जो चाहे वो काम फ्रीली एक्सेप्ट कर सकती है। जो सुनने के बाद मियाको बताती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उनको बता देना जो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन है उनको उनकी सर्विस की जरूरत पड़ेगी। मियाको बताती है कि वो कई सारे ऑनलाइन एंटरटेनर्स को भी मैनेज करती है, तो फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। पर तभी वो मैमचो से पूछती है कि तुम्हारे चेहरे को देखने से लगता है कि तुम हमें कुछ बताना चाहती हो। जो मैमचो थी वो भी थोड़ी सी घबराई हुई थी, तो भी मियाको बोलती है कि मुझे पता चल गया कि ये किस तरफ जा रहा है, तुम अपने एज के बारे में झूठ बोल रही हो। और ये सुनने के बाद जो मैमचो थी वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है एकदम से। और तभी मियाको बोलती है तुम मेरे को बता सकती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अपने एज के बारे में झूठ बोलना ये तो काफी ज्यादा कॉमन सी चीज है। ये सुनने के बाद जो मैमचो है वो थोड़ी सी रिलीफ होती है और फिर भी काफी ज्यादा घबराते हुए अपने एज के बारे में बताती है। मैमचो की एज के बारे में सुनते ही जो मियाको है वो एकदम स्पीचलेस हो जाती है, बट लेकिन एकदम से वो चिल्लाते हुए बोलती है तुम इतनी ज्यादा बड़ी हो। दूसरी तरफ जो मैमचो है वो भी माफी मांगने लग जाती है। तभी मियाको बोलती है कि तुमने लोगों को अपनी एज 18 बता रखी है, और फिर वो गिनने लग जाती है कि वो कितनी ज्यादा बड़ी है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे एक्वा है वो गेस करता है क्या 3 साल बड़ी, बट ऑकवर्ड होते हुए जो मैमचो है वो बताती है कि उसका दुगना। और ये सुनने के बाद जो एक्वा है वो भी एकदम शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है कि इसका मतलब तुम 24 साल के हो। बट लेकिन जो मैमचो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए बताती है कि लास्ट स्प्रिंग तक मैं उतनी एज की थी। जो सुनने के बाद एक्वा बोलता है इसका मतलब तुम अभी करंटली 25 साल की हो। टेलीविजन में आने के लिए तुमने तो काफी ज्यादा झूठ बोल दिया। बट लेकिन तभी दूसरी तरफ मैमचो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कम से कम मेरा बात तो सुनो। और फिर वो बताने लग जाती है कि बचपन से ही उसका एक आइडल बनने का सपना था, पर लेकिन वो एक सिंगल मदर हाउस होल्ड से थी और ऊपर से वो लोग 3 बच्चे थे। उसने सोचा था कि हाई स्कूल से निकलते ही वो एक पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देगी, बट लेकिन उसकी जो मॉम है उसने उसको बोला कि तुम अपने ड्रीम को चेस करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जिस वजह से उसने ऑडिशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो फाइनल स्टेज में भी पहुंच चुकी थी, वो भी एक काफी ज्यादा मेजर लेवल पे। पर लेकिन 3rd ईयर हाई स्कूल में उसकी जो मॉम है वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई ओवरवर्क की वजह से। ऊपर से उसके जो भाई थे उनको भी कॉलेज जाना था, जिस वजह से उनको पैसों की जरूरत थी। इन द एंड उसने अपना ऑडिशन कैंसिल कर दिया और स्कूल से ड्रॉप आउट लेके काम स्टार्ट कर दिया। उसने काफी सारे पार्ट टाइम जॉब किए पैसे अर्न करने के लिए। सक्सेसफुली उसने अपने भाइयों को कॉलेज तो भेज दिया, यहाँ तक कि उसके मॉम की हेल्थ भी काफी ज्यादा ठीक हो चुकी थी। बट लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, वो 23 ईयर्स की हो गई थी। उनके सोसाइटी में जब लड़कियां 20 साल की हो जाती है तभी से उनको एक लेडी की तरह देखा जाता है। वो ऑडिशन की रिक्वायरमेंट्स को तक फुलफिल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऑडिशन में 12 से 20 साल की उम्र तक की लड़कियों को ही बुलाया गया था। वो अपने सपने को काफी ज्यादा पीछे छोड़ चुकी थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, जिस वजह से उसने स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। टेक्निकली तो वो हाई स्कूल से ब्रेक में है, जिस वजह से उसने लोगों को यह बता दिया कि वो हाई स्कूल में है, और उसके जो सब्सक्राइबर काउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गए, और जिस वजह से चीजें इतनी ज्यादा डीप हो चुकी हैं कि वो अब उसको रोक ही नहीं सकती। तभी वो बोलने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुमने रिफ्यूज तो कर ही दिया होगा मेरा ऑफर। मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा बड़ी हूँ, और वैसे भी किसने सोचा होगा कि एक 25 साल की आइडल बनेगी कोई। पर तभी पीछे से रूबी आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो मैमचो की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है कि तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। दूसरी तरफ एक्वा देखता है कि जो काना है वो काफी ज्यादा रो रही होती है, और काना बताती है कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम कैसा फील कर रही हो। और वो बताती है कि कैसे जब वो चाइल्ड एक्टर थी और उसकी एजेंसी ने उसको निकाल दिया था क्योंकि वो हाई स्कूल में पहुंच गई थी। दूसरी तरफ एक्वा रूबी से पूछता है कि क्या तुम्हें इससे फर्क पड़ता है। मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता। जो सुनने के बाद रूबी भी बोलती है कि मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मैमचो को बोलती है कि जो एज है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ड्रीम्स टाइमलेस होती है। और फिर वो मैमचो को वेलकम करती है बीकोमोची में। और दूसरी तरफ एक्वा ये देखने के बाद काना को बोलता है प्लीज इनका ख्याल रखना। पर दूसरी तरफ जो काना होती है वो एकदम गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें परमिशन किसने दिया मेरे से बात करने का। और अगर आपको समझ नहीं आया कि ये इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, तो फिर आप पिछले एपिसोड को वापस से देख लो। काना बताती है कि मैं इस ग्रुप का ख्याल रखने ही वाली हूँ, वैसे भी इस वजह से नहीं क्योंकि तुमने मेरे को बोला। और उसके बाद वो एकदम एक्वा को इग्नोर मारने लग जाती है। और इसी तरीके से जो मैम जो है वो आइडल ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, और उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है और ऑफिशियल बिजनेस भी शुरू हो जाता है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मिनामी को दिखाया जाता है, जो कि बोल रही थी जो डेटिंग शो है वो खत्म हो चुका है। तो फिर तुम्हें कैसा लग रहा है अपने भाई को टीवी में किस करते हुए देख के। दूसरी तरफ जो रूबी होती है वो तो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, और वो बताती है कि ये सबसे ज्यादा वर्स्ट था। मिनामी बताती है कि तुम अकाने से तो मिलने ही वाली हो, क्योंकि वो तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड जो है। रूबी सोचती है कि जो एक्वा की फीलिंग्स है अकाने की तरफ, और फिर वो अकाने को और आई को सोचती है एक साथ। बट लेकिन तभी पीछे से फ्रिल आ जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम डेटिंग शो के बारे में बात कर रही हो। और वो लोग हाँ बोलते हैं। फ्रिल बताती है कि वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो किसी पर्सन को जानती थी जो कि उसमें पार्ट भी ले रहा है। जो सुनकर रूबी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है। तभी फ्रिल बताती है कि कई सारे गुड लुकिंग लड़के और लड़कियां, ये काफी ज्यादा आई कैचिंग था। और ये सुनने के बाद
वो लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फ्रिल बताती है एक गुड लुकिंग पर्सन को कोई भी पर्सन हेट नहीं करता, और फिर वो कुछ ऐसी बातें करने लग जाती है जो कि समझने और समझाने के एकदम परे है। तभी रूबी बोलने लग जाती है कि जो फ्रिल है वो टीवी में काफी ज्यादा कूल एक्ट करती है, बट लेकिन प्राइवेट में तो ये ऐसी है। जो सुनने के बाद मिनामी बोलती है कि हाँ, ये ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जो कि टीवी में तो खुद को काफी ज्यादा बढ़िया टाइप का इंसान बताते हैं, बट इन प्राइवेट लाइफ में वो लोग काफी ज्यादा घटिया किस्म के इंसान होते हैं। तभी फ्रिल बताने लग जाती है कि मैं एक्वा को पर्सनली जानती हूँ, शायद इसी वजह से मेरे को ऐसा फील हो रहा है, बट लेकिन मेरे को लगता है कि जो एक्वा है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है टीवी शो के बाद से, और इस बात पे जो मिनामी है वो भी एग्री करती है। दूसरी तरफ रूबी सोचने लग जाती है कि ये जो डेटिंग शो था ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, एंड नो डाउट ये एक्वा की लाइफ में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बीकॉमची चैनल पे भी है, और हमें दिखाया जाता है कि उनके चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और मैम जो बताती है कि उसने अपने चैनल को इस चैनल से लिंक कर लिया है, जिस वजह से इतना तो होना ही चाहिए। दूसरी तरफ जो रूबी है वो तो काफी ज्यादा खुश थी, बट लेकिन तभी मैम जो बताती है कि उन्होंने बस इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है, उसके अलावा और कोई भी वीडियो नहीं डाला, जैसे कि म्यूजिक वीडियो। तभी काना बताती है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ आर्टिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट किया है, इसलिए जब तक म्यूजिक रेडी नहीं हो जाता तब तक वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद मैम जो एकदम बोलने लग जाती है कि तुम बीकॉमची के बारे में भूल चुकी हो, इनके पास ऑलरेडी कई सारे सॉन्ग्स हैं। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद रूबी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो बताती है कि हाँ, हम लोग ओल्ड सॉन्ग्स को यूज कर सकते हैं, तुम तो एक जीनियस हो मैम जो। दूसरी तरफ काना सोच रही होती कि अरे यार, इनको पता चल गया। फिर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि एक आइडल की फर्स्ट ड्यूटी ये होती है कि वो लोग डांस प्रैक्टिस स्टार्ट करे। उसके बाद वो लोग आई के जो पुराने सॉन्ग्स थे उनका यूज करने के बाद डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग काफी देर तक डांस प्रैक्टिस करते हैं। जो काना है वो सोचने लग जाती है कि वो लोग काफी देर से डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा थक चुकी है और उसमें इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं है उन दोनों ओटाको आइडल्स की तरह। और तभी वो बोलती है कि आखिर उसने हाँ क्यों बोला, बट लेकिन तभी पीछे से एक्वा आ जाता है और उसको पानी की बोतल देता है। जो काना है वो थोड़ा सा शर्माते हुए उससे पानी की बोतल लेने वाली होती है कि उसको किस सीन याद आ जाता है, और फिर वो बोल देती है कि उसको नहीं चाहिए। और ये सब देख के जो एक्वा है वो बोलने लग जाता है कि तुम इस तरीके से काफी टाइम से एक्ट कर रही हो, और फिर वो बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा एटीट्यूड हो और तुम काफी ज्यादा बुरा वाला भी बोलती हो, पर लेकिन जब भी तुम ऐसा करती हो मेरे को काफी ज्यादा हर्ट होता है, और वो वहां से जाने लग जाता है। दूसरी तरफ जो काना है वो एकदम सोचने लग जाती है कि क्या तुम ऐसा फील कर रहे हो, आखिर क्यों। और तभी वो एकदम रोने वाली होती है कि वो एकदम एक्वा को बुलाती है, बट वो देखती है कि जो एक्वा है वो वहां से चला जा चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो एक्वा है वो मासाया के साथ आया होता है, जहाँ पे मासाया बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इन सब बातों में डिस्कस क्यों करना चाहते हो। जो सुनने के बाद एक्वा बोलता है कि मैं बस उसका एक फैन हूँ, एक होपलेस सा फैन जो कि उससे एकदम ऑब्सेस्ड है। मासाया बोलता है कि इन सब बातों पे डिस्कस करना मतलब एक ग्रेव को डिग करने की तरह है, और मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि जो ट्रूथ है वो बहुत ज्यादा बेकार होने वाला है। इस इंडस्ट्री में जो बैटल है वो चलता ही रहता है बिजनेस के तौर पे, और यहाँ पे जो लोग हैं वो खूबसूरत झूठ बोलते हैं खूबसूरत लोगों के साथ। यहाँ पे उस फैंटेसी को क्रिएट करवाया जाता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में। बेसिकली यहाँ पे तुम अपने आप को बेच रहे होते हो। भलाई इसी में होगा कि जो फैंस है वो इस सच्चाई के बारे में ना जाने, बट लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे को जाने दोगे। फिर वो बताने लग जाते कि उसने आई के साथ काफी टाइम तक काम किया था। जो आई है वो कंट्री साइड से आई थी, जिस वजह से वो लोगों के साथ घुल मिलती भी नहीं थी। शूटिंग में भी वो सस्ते कपड़े पहन के आ जाती थी, जिस वजह से वो लोगों के साथ फिट भी नहीं होती थी, और यहाँ ही वो ट्राई करती थी। वो एक बच्चे की तरह थी। मैंने उसकी मदद करने के लिए सोची, जिस वजह से मैंने उसको एक वर्कशॉप में इंट्रोड्यूस करवाया, और मैं उस वर्कशॉप में कॉलेज में काम कर चुका था। उस वर्कशॉप का नाम था ललानी थ्योरेटिकल्स कंपनी। और याक्वा को याद आता है कि जो काना है उसने बताया था कि जो अकाने है वो भी उसी एजेंसी से थी। मसाया बताने लग जाता है कि उस टाइम पे वो जगह फेमस नहीं थी। जो लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं जब उनको प्यार हो जाता है। शायद इसी वजह से ये वही जगह थी जहाँ पे आई को प्यार हो गया था। आई ने वर्कशॉप में जाना शुरू कर चुका था। वो अपने अपीयरेंस में और भी ज्यादा अटेंशन देने लगी थी। उसने मेरे से और भी ज्यादा रेस्टोरेंट के रिकमेंडेशन मांगे। मुझे ये तो नहीं पता था कि आखिर आई किसको प्यार करती थी, पर लेकिन मैं ये रिकॉल कर सकता हूँ कि जो आई का चेहरा था वो एकदम चेंज हो चुका था एक वुमेन पे। इन सभी बातों को एक्वा काफी ज्यादा गौर से सुन रहा था। मासाया बताता है कि अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें ग्रुप हेड से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। मुझे लगता है कि उसके पास तुम्हारे लिए और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। और ये सुनने के बाद एक्वा बोलता है कि आखिर तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करना चाहते हो। मासाया बताता है कि मेरे को तुम पे पोटेंशियल दिखता है। ये जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है ये पूरा ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि फेवर के एक्सचेंज में ये इंडस्ट्री चल रही है। जैसे कि एक टैलेंट की मदद से तुम काफी ज्यादा पैसे छाप सकते हो एक प्रोडक्शन टीम के तौर पे। 100 मिलियन येन भी, यहाँ तक कि ये 40,000 येन के सुशी भी कुछ भी नहीं है उसके सामने। एंड ऑफ कोर्स ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मेरे को काना और मैमचो में काफी ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। जो अभी कोमोची ग्रुप बना है उसमें मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, और मेरे को लगता है कि ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा। और ये सुनने के बाद जो एक्वा होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रूबी और काना को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उनके पास जापान आइडल फेस्टिवल का इन्विटेशन आया होता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं परफॉर्म करने के लिए। मैम जो बताती है कि ये ऑफर मासाया के पास से आया होता है, जो कि डेटिंग शो का प्रोड्यूसर था, और उसने आंसर काफी ज्यादा जल्दी मांगा है, क्योंकि ये जो इवेंट है वो नेक्स्ट मंथ ही होने वाला है। काना बताती है कि उनका जो ग्रुप है उसकी बस शुरुआत हुई है, आखिर उनको इतना बड़ा ऑफर मिल कैसे गया। बट लेकिन जो रूबी है उसको इन सब चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और वो बोलती है कि वो लोग करने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा चांस उनको और कभी नहीं मिलने वाला। ये सुनने के बाद काना बताती है कि अगर हम लोग इसको करने जाएंगे तो फिर हमको नेपोटिज्म का टैग मिल जाएगा। रूबी बोलती है कि
कि ये सब कुछ ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग इनहेरिटर है, वो भी लेजेंडरी बीकॉमोजी टाइटल के। मैम जो भी बताती है कि कई सारे जो ग्रुप्स है वो सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, पर लेकिन फिर भी उनको ऐसा मौका नहीं मिलता। हमको ऐसा मौका काफी जल्दी मिल गया, पर लेकिन हमें इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। और ये सुनने के बाद जो काना है वो शुरुआत में तो मना कर रही होती है, पर लेकिन फिर वो मान जाती है। उसके बाद आता है सबसे जरूरी सवाल, उनका सेंटर गर्ल कौन बनने वाला है। काना बताती है कि उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन जो रूबी और मैम जो है उनको इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि सेंटर गर्ल पूरे शो की मेन स्टार होती है। वो डांसिंग में अच्छी होती है, सिंगिंग में अच्छी होती है और काफी ज्यादा खूबसूरत भी होती है। ये सुनकर काना पूछती है कि तो आखिर ये कौन करने वाला है। और ये सुनने के बाद जो रूबी और मैम जो है वो दोनों ऐसे बोलने वाले चाहते हैं कि हाँ मेरे को ऐसा जरूरी है कि मैं ही करना चाहती हूँ, बट लेकिन उन दोनों के चेहरे को देख के समझ आ रहा था कि वही दोनों करने चाहते हैं। फिर वो दोनों के दोनों अपनी खूबियां बताने लग जाते हैं, बट लेकिन तभी रूबी ये बोलती है कि हमें ये रोल काना को देना चाहिए क्योंकि वो सिंगिंग में काफी ज्यादा अच्छी है। फिर वो काना के जो पुराने सॉन्ग्स है उनके बारे में बताने लग जाती है। उनको सुनने के बाद जो काना है वो बोलने लग जाती है प्लीज उनके बारे में मत बात करो क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेकार चीजें थी मेरे लाइफ की। वो दोनों काना को सिंग करने के लिए बोलते हैं, बट लेकिन काना ये बोलते हुए मना कर देती है वो काफी ज्यादा बेकार है सिंगिंग में। ये सुनने के बाद वो दोनों भी एग्री कर जाते हैं कि अब वो लोग कैरियोके कॉन्टेस्ट की मदद से डिसाइड करेंगे कि कौन सेंटर बनने वाला है। रूबी काना को भी इनवाइट करती है, बट लेकिन काना मना कर देती है और बताते हैं कि अगर वो सेंटर गर्ल रहेगी तो फिर उनके कोई भी फैंस नहीं बनेंगे। जो सुनने के बाद रूबी पूछती है कि अगर ऐसा क्यों, पर लेकिन जो काना है वो उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर देती है और फिर बोलने लग जाती है कि रूबी काफी ज्यादा क्यूट है, ऊपर से जो मैम जो है वो भी काफी ज्यादा क्यूट है और उसके सब्सक्राइबर्स भी हैं, उनके सामने उसका कोई चांस ही नहीं है। तभी रूबी बोलने लग जाती है कि क्या कुछ हुआ है, तो फिर जो काना है वो मना कर देती है। तभी रूबी बोलती है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो भाई है एक्वा उसने तुम्हारी तारीफ भी की थी। और ये सुनने के बाद काना बोलने लग जाती है उसने मैमचो की भी तारीफ की थी। ये सुनने के बाद मैमचो उसको बैट करने लग जाती है और उसको चिंता करने के लिए मना करती है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें कैरियोके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों के दोनों सिंगिंग कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं एंड दोनों का स्कोर बहुत ही ज्यादा बेकार आता है। रूबी का 43 एंड मैमचो का 57। दोनों के दोनों कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि एक दूसरे को तो कुछ आता ही नहीं है और यहाँ पे बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। फिर वो लोग एक दूसरे पे हंसने लग जाते हैं और यह बात करते हैं कि उनको जो काना है उसके पुराने सॉन्ग्स को सुनना चाहिए। और फिर जब वो लोग देखते हैं वहाँ पे काना के काफी ज्यादा सॉन्ग्स थे और तभी वो लोग काना का एक सॉन्ग प्ले करते हैं। उस गाने को सुनने के बाद वो लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, वो कितनी बड़ी पागल है, वो कुछ ज्यादा ही सोचती है, कौन इसको बुरी सिंगिंग बोलेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काना को 97 पॉइंट्स मिल चुके थे। और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम में अब तक फॉलो नहीं किया तो फिर इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।